नमस्कार, जय हिंद। तो काफी हमारी अब इमोशनल कोपिंग में यात्रा हुई है और मैं मिनल को इनवाइट करता हूँ पिछले एपिसोड में जो हुआ है वो शेयर करे, क्योंकि आज उस शेयरिंग के बाद ही आगे का काम हो सकेगा। यस मिनल। My learning from last episode. First point is watch your emotions closely. इमोशंस को ध्यान से देखने से वो पकड़ में आ जाते हैं और फिर हमारे नियंत्रण में रहते हैं और हम इससे गंभीर परिस्थिति को भी सहजता से निपटा सकते हैं। सेकेंड वन इज इमोशंस आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे इमोशंस भूतकाल में घटी हुई कोई घटना या चित्र आधारित होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो भूतकाल में चित्र बना है वैसा ही होगा। सो हमें इससे निजात पाने के लिए वर्तमान इमोशंस को ध्यान से देखना होगा। थर्ड इज ऑल पर्सन्स हैव देयर ओन कैपेबिलिटी ऑफ कोपिंग विथ इमोशंस। हर एक व्यक्ति की क्षमता एक ही परिस्थिति को लेकर इमोशनली अलग अलग हो सकती है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए हम सेंटिमेंटल या फिर इमोशनल पर्सन का टैग देते हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को देख नहीं पाते और उसमें बह जाते। फोर्थ, इग्नोर द सिचुएशंस व्हिच वी कांट हैंडल। जो सिचुएशन में हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते तो हमें वो सिचुएशन को अवॉइड कर देना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में उस घटना के रेफरेंस में बह ना जाए। कंक्लूजन्स ऑफ द डे। कंक्लूजन्स ऑफ द डे में 3 चीजें हैं। इमोशंस को ध्यान से देखो, इमोशंस को ध्यान से देखो और इमोशंस को ध्यान से देखो। थैंक यू। Very good, Minal. You can stop sharing so that the whole screen can be visible. तो मुझे लगता है कि समरी आपको पकड़ में आ गई। केवल एक थोड़ा ही सुधार करना है। मिनल का एक स्टेटमेंट था चाहिए, ये चाहिए वाला स्टेटमेंट थोड़ा करेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इमोशनल हैंडलिंग में एक्सपर्टीज तो तभी मानी जाएगी जब कोई भी स्थिति ऐसी हो जिसमें इमोशन को तुम कंट्रोल कर सको, ताकि आपको वहां से भागना ना पड़े। देखिए, अप्रोच और अवॉइडेंस, ये 2 स्थिति ऐसी है, राग अथवा द्वेष, वांट अथवा आई वांट टू रन अवे, ये हमारी रेप्टिलियन ब्रेन की खूबी है। चलिए मैं इसको और डिटेल में समझाता हूं। हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारे पास 2 ही विकल्प है। केले आए तो झपट के खा लो, और चीता आया तो भाग जाओ। रसगुल्ला आया तो खा भी लो, डिब्बे में भर भी लो, और फिर बार बार इसको लपक लपक के खाओ। और भौंकता हुआ कुत्ता आया, बाजार में गए गाय आई, या हमारे घर में से ही कुछ आया चिल्लाता हुआ, तो भागो। 2 ही हमारे शरीर को बचाए रखने के लिए बेस है। तो क्या होता है, शहरों में अभी खाने के लिए लपकना नहीं पड़ता, खाना मिल जाता है, तो हम अब उसके ऊपर वाली चीजों पे लपकना शुरू करते हैं। कैसे? पहले शो में ही पिक्चर देखेंगे, फ्राइडे फर्स्ट शो। अरे क्या है भाई, फर्स्ट शो के अंदर कोई डायलॉग एक्स्ट्रा आएंगे? या ये तुषार मुझे कहता था मैंने 15 बार शोले देखी, तो मैंने कहा वाह, तेरे लिए गब्बर सिंह ने डायलॉग बदल दिए होंगे 15वीं बार। तो अब हमारा लपकना कुछ दूसरी तरफ का है। देखिए, जमीन में से एक धातु निकलती है जो बहुत जल्दी उसको काट लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। उस धातु का नाम है लोहा। आप लोहे के बिना आज अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते। देख लीजिए, मिनल के पीछे बारी में लोहा, राइट? आपके कईयों के चश्मे के फ्रेम में लोहा। बहनें जो एयरिंग पहनती है, बाहर कलर कुछ भी हो लेकिन बेस तो लोहा ही है। कितना लोहा 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 लोहा। लेकिन इंसानों ने मिलके क्या करा, एक पीले कलर की धातु निकली, उसको रस्ट नहीं होता था,
उसको कहा ये बहुत महान है। इस धातु का नाम है सोना। पकड़ में आ गया, एकदम पकड़ में आ गया फटाक से। लपकना पकड़ में आया। अब कहां कहां लपकते हैं? अब खाने पे नहीं लपकते, ये है अप्रोच। अब देखिए लोगों का, मीनल इतना बढ़िया है ये, तुमने ट्रिगर कर दिया मुझे कि कैसे इमोशन फ्लड करते हैं। मेरे बगल में परसों आवाज आ रही थी, कितनी बार कहा ले लो ना, अभी 5,000 में सोना मिल रहा है। हाँ? अब इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, क्योंकि अब केला बदल गया। ये है अप्रोच। कुछ पाने के लिए इमोशन का फ्लो बह रहे। अब भूल रहे, जो महिला जो चिल्ला रही थी अपने पति को, वो तो कमाती ही नहीं, कमाने वाला वो है, उसी के साथ चिल्ला रही है। अब बताइए कौन पति लेने जाएगा ऐसे चिल्लाती हुई पत्नी की बात मान के? तो जिस डाली पर बैठे उस डाल को काट रहे। अप्रोच समझ में आ गया। अब अवॉइडेंस, भागना। अब भागते कहाँ हैं? भाग नहीं सकते ना, दिमाग के अंदर एक स्विच बंद कर देते हैं, इसकी बात को तो सुनना ही नहीं, या इस कान से घुसा उस कान से निकाल दो, या मेरे अगत्य का मीटिंग है। कोई मीटिंग नहीं, कोई दोस्त के यहाँ जाके चाय पियेंगे, घर को छोड़ के थोड़े समय के लिए बाहर निकल गए। ये है अवॉइडेंस। जो लोग इतनों को हैंडल नहीं कर पाते वो दुनिया को ही छोड़ देते हैं, लटक जाते हैं, या पटरी पर सो जाते हैं। ये दो एक्सट्रीम लेवल का अवॉइडेंस है। और एक्सट्रीम लेवल का अप्रोच बताऊं? अहमदाबाद से आइसक्रीम खाने के लिए गांधीनगर में आते हैं। हमारे गांधीनगर में भाई एक जोरदार चीज है। अहमदाबाद वालों को मैं चाहूंगा कि धूप के दिनों में, गर्मियों में एक बार रात को 10 बजे गांधीनगर में आइए, तो फिर आपको एकदम पकड़ में आ जाएगा कि सरकार बोगस क्यों है। क्योंकि मेरे जैसे कोई 10% को छोड़ के बाकी के सभी लोग यहाँ सरकारी बाबू रहते हैं। तो गांधीनगर के रोड बहुत चौड़े हैं, उसमें बीच में जो मीडियन होता है, दोनों तरफा व्हीकल जा रहे हैं धनाधन। तो गर्मियों के दिनों में गांधीनगर वाले लोग यहां आके बैठते हैं। लेड, मर्क्यूरी, जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब अपनी सांसों में भरते हैं। इतनी मूर्खाई का प्रदर्शन करते हैं, आप समझ लीजिए। इतना हरा भरा गार्डन वाला गांधीनगर, लोग गार्डन से ऊब के रोड पर बैठते हैं। सिटी वाले रोड से ऊब के गार्डन में जाते हैं। देखा कैसे कैसे अप्रोच होते हैं। अब इसके ऊपर भी झगड़ा करते हैं। वो बर्फ का गोला खाने जाते हैं, बर्फ के गोले वाले के साथ झगड़ा करते हैं। अरे भाई तुम गर्मियों में ठंडक के लिए बाहर आए, अब गोला खाने से तुम्हें ठंडक होनी चाहिए। कोई ठंडक नहीं होती, क्योंकि ध्यान नहीं है कि मैं अप्रोच कर रहा हूं या अवॉइड कर रहा हूं। तो थैंक यू मिनल, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वंडरफुल। अपनी इमोशन को क्लोजली देखो। तो पहली कैटेगरी क्या देखोगे? एनिमल बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं। फिर उसके अंदर गहराई से जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि अप्रोच सम्मोहनात्मक है, व्यक्ति के लिए अप्रोच है, कोई वस्तु के लिए अप्रोच है, कोई एक इंद्रिय के लिए अप्रोच है, जैसे खाने पीने के लिए अप्रोच है, राइट? अपनी बात को मनवाने के लिए अप्रोच है, कन्विंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेगोशिएशन, क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, जो मैंने नहीं कहा वो मत मान लेना। कई बार क्या होता है, ये फीडबैक का सेशन का मजा ही यही है, जो मैंने नहीं कहा वो लोग सुन लेते हैं और फिर अपनी पीपीटी में डाल देते हैं, राइट? मैं कह चुका हूं चाहिए वाला मैं नहीं प्रयोग करूंगा, क्योंकि बहुत एकदम यूनिक है जिंदगी। तो सम्मोहनात्मक अप्रोच क्या है? वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। देखो प्रेम एक चीज है, वो सम्मोहन नहीं है, राइट? आसक्ति दूसरी चीज है। तो उस व्यक्ति को चाहिए ही। तो कई लोग अपनी पत्नी को अपने
पिताजी के घर नहीं जाने देते और बोलते क्या, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता। एक्चुअली खिचड़ी बनानी आती नहीं, चाय पकानी आती नहीं, खाए क्या, और बाहर का खाना पसंद नहीं है या सेट नहीं होता। तो ये सम्मोहनात्मक है, पत्नी के प्रति सम्मोह नहीं है, सम्मोह खिचड़ी के प्रति है। पर कोई बात नहीं, पॉइंट व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति। मैं तो लेवाई का ही जीन्स पहनता हूँ। अरे तू आखो लेवाई जो है भाई, अब हम लेवाई का कहाँ जीन्स पहनने की बात करता है, राइट। इन लोगों को ब्रांडेड चीज चाहिए। ये लोग ऐसे गलतफहमी में रहते हैं कि ये चीजें अच्छी होती है। भारत की अरविंद डेनिम नामक कंपनी दुनिया की बहुत सारी डेनिम कंपनियों को डेनिम पहुंचाती है, फिर वहां डेनिम पर सिक्का लग के भारत में वापस आ जाता है, राइट। मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने देखा है, अमेरिका से आने वाले कई लोग मुझे गिफ्ट में शर्ट देते हैं, फिर शर्ट में लेबल खोलता हूं तो मेड इन इंडिया मिलता है। तो मैं जब अमेरिका गया तो मैंने कहा बेस्ट काइंड ऑफ कॉटन शर्ट्स कहाँ है, दिखाओ भाई। तो ढूंढते ढूंढते देखा श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत से ही बेस्ट कॉटन शर्ट आते हैं, अमेरिका में भी। पर हमारे मन में क्या है, जो अमेरिका से आए बेस्ट, ये ब्रांड, राइट। लेवाई का जीन्स, रिबोक का जूता। मेरे साथ कोई ट्रैकिंग में आते हैं ना तो मैं कहता हूँ रिबोक, नाइक और एक तीसरा कौन सा है, एडिडास। इन 3 ब्रांड का जूता मत लेना, क्योंकि इन लोगों को ट्रैकिंग के जूते बनाना नहीं आता। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरेल, क्वेचा, हाईटेक, क्योंकि ये माउंटेन्स के लिए स्पेशल जूते बनाते हैं। अभी मैं जब इतना ज्यादा डिटेल दूं तो आपके मन के अंदर कोई इमोशन आता है, राइट। ध्यान रहे, मैं बिल्कुल बेहोशी में कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाता। एग्जागरेट करूं तो भी ध्यान रखना कि आपके मन के अंदर ये नोट हुआ कि नहीं कि ये अननेसेसरी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा आया तो भी ध्यान से देखिए, यही क्लोजनेस है, क्योंकि ऐसे थॉट आपको मेरे प्रति एक विशेष इमोशन से भर देगा। अगर बार बार ऐसा होता रहा तो मेरे बारे में पूर्वाग्रह बन जाएगा, और यहां चॉइस है, कैसा पूर्वाग्रह बनाना, वो भी चॉइस है। अभी उस पर ऐसा सोच सकता है, अल्पा ऐसा सोच सकती है कि चलो टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल गई, राइट, अब की बार यही जूता लेंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक ही चीज के बारे में कितना डिटेलिंग हो सकता है। तो जब भी जूते लो, पूरा जूता पहनने के बाद पीछे से एक उंगली घुसाओ। अगर आपकी उंगली घुस जाए तो आपका जूते की साइज सही है। अगर आपको उंगली घुसाने में तकलीफ पड़े तो जूते की साइज सही नहीं है, फिर कोई भी कंपनी क्यों ना हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं बात कर रहा था रेप्टेलियन ब्रेन। हमारे शरीर को बचाने के लिए 2 ही प्रकार के बेसिक इमोशन है। एनिमल बेस क्या है, या तो अप्रोच करो, खाना खा लो, या कोई शिकार करने आ रहा है तो भाग जाओ। पर अब हम रेप्टेलियन ब्रेन के साथ साथ मैमेलियन ब्रेन और साथ साथ वेरी स्पेसिफिक डेवलप ह्यूमन ब्रेन को भी साथ में रखते हैं। तो बेस तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारी लपकने की कला भी बढ़ गई है। अब हम अलग अलग चीजों के लिए लपकते हैं और अलग अलग चीजों से भागते हैं। केवल एक बार ये पकड़ में आ जाए, पहली पकड़ क्या है कि हम कहाँ लपकते हैं और कहाँ भागते हैं, तो फिर एनालिसिस संभव है कि क्यों लपकते हैं भी। राइट। खुशी अहमदाबाद आई थी तो मेरे मित्र की बेटी है, वो कहती है विजय की दाबेली बहुत फेमस है। तो उसके पिता कल्पेश ने मुझे फोन करके कहा कि खुशी कहती है विजय की दाबेली खानी है, तो खिलाऊं क्या। मैंने कहा बिल्कुल मत ले जाना, वो सब बहकाव है। हर एक शहरों में ऐसा होता है कि कुछ जगह का कुछ चीज बहुत फेमस होता है, राइट। नवताड़ना समोसा, खाडाना दाल वड़ा, सूरतમાં કઈ ભાગ્યોદયના ખમણ, રાઈટ, ફિરકીની લસ્સી, દર્શનાબેનનો લોચો, એટલે દર્શનાબેનનો લોચો એટલે દર્શનાબેન દ્વારા બનાવાતો લોચો સુરતમાં। આપણી વચ્ચે દર્શનાબેન અહીંયા અમદાવાદના પણ છે, ગાંધીનગરના પણ છે। પણ કહેવાનું તાત્पर्य એટલું કે ऐसा कैसे होता है
तो चलिए गांधीनगर, नुक्कड़ मार्केट, भावनाबेन नी भाजी पाऊं। अब मैं ये सब चीजों में उलझता नहीं, कि माहिती तो मिल जाती है ना, तो मैं चला गया कि भाई चलो यार, अपना जिंदगी निष्फल ना हो जाए, भावनाबेन की भाजी पाऊं को देखे, खाए ना सही लेकिन देखे तो सही। तो देखने के लिए गया, सभी लारिया वाले पुरुष, केवल एक ही भावनाबेन। तो मैंने तो भावनाबेन की भाजी तो नहीं खाई, लेकिन इंटरव्यू ले लिया बगल वाली लारी वाला का, कि भी बहन तो बहुत व्यस्त है, तू इसके बारे में बता, इतने पुरुषों के बीच में ये कैसे धंधा कर रही है। बोले उसका पति पीएसआई है, पियक्कड़ है, एक नंबर का दारूड़िया है, 3 बच्चे हैं, अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो लारी शुरू कर दी, अब लारी चल पड़ी, तो फिर से उसको तो नौकरी में ले लिया, लेकिन भावना में अब लारी चला रही है, देखो ना हमारे पेट पे लात मार रही है। स्टोरी समाप्त। आपको समझ में आया? इतने पुरुषों के बीच में कोई महिला लारी चलाती है तो फेमस हो ही जाएगी, और उसने लेबल भी रखा, भावना बेन्नी भाजी पाऊं। हो गया काम कंप्लीट। तो ऐसे अप्रोच अथवा अवॉइडेंस के बारे में है, एक साथ बहुत सारे लोग किस चीजों को इंडोर्स करते हैं, उसके चलते लोगों का इमोशन बढ़ता है। 1 जनवरी सेल, पूरे अमेजोन कस्टमर, फ्लिपकार्ट कस्टमर के अंदर इमोशन झलकता है, क्या अरे मैं रह जाऊंगा। क्या रह जाओगे? 500 रुपये के डिस्काउंट, अरे घर में टोटल 10,000 चीज की जरूरत ही नहीं है, वो 500 बचाने के लिए एक नया लोहे का टपरा ले आएंगे, अब उसको संभालना मुश्किल। राइट? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए लगता है कि मैं शायद आपकी ही बात कर रहा हूं। रिक्शा के पीछे लिखा है, ओ जानू। राइट? बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, जय गोगा, वाह गोगा। अभी अभी मैंने हाईवे पर देखा, ए कानूड़ो, तूफानी कानूड़ो। लोग अपनी अपनी इमोशन को कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, वो तुम्हारा इस सप्ताह एंड का होमवर्क है। देखिए, बाहर ट्रैवल में जाओ तो पढ़ो पीछे, कम से कम मैं तुम्हारा वीकेंड खुशी से भर दूंगा, क्योंकि पढ़ते ही आपको हंसी आएगी। इतनी इतनी चीजें लिखते हैं लोग। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कर भला होगा भला, कौन जाने जिंदगी की शाम किस गली में होगी। इसमें बहुत कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो रिपीटेडली मिलेंगे आपको, और हर एक के अंदर आपको ये 2 कैटेगरी मिलने की संभावना है, अप्रोच अथवा अवॉइडेंस। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तुषार ये कौन सा है, अप्रोच के अवॉइडेंस है? अवॉइडेंस सर। और कर भला होगा भला, अप्रोच है कि अवॉइडेंस है? अप्रोच। तो देखिए, पकड़ में आता जाएगा कि लोग कैसे इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मिनल, तुम चौथा स्टेटमेंट बोलो, चाहिए वाला। Ignore the situations which we can't handle. गुड। तो इग्नोर करो सिचुएशन को जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते उस सिचुएशन को समझ लो, और खुद को भी समझ लो कि इसको क्यों हैंडल नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा है। देखिए, आज मेरे घर में गुजराती में काचिंडो, लिजर्ड निकला। राइट? तो हमारे घर में जो सफाई के सेवक थी बहन, वो कहती, अरे घर में काचिंडो। तो मैंने कहा, हिपोपोटेमस थोड़ी आ सकता है, मच्छर आएगा, पतंग आएगा, राइट, बर्ड्स आ जाएंगे। फिर मैंने बिल्कुल धीरे से उसकी पूंछ को पकड़ा, और मुझे मालूम था अभी लीजर जो है ठंड के मौसम में ये हाइबरनेशन में जाते हैं। तो उसने थोड़ी छटपट तो की, पर क्योंकि मुझे उसको बचाना था तो मैंने उसको धीरे से पेड़ पे छोड़ दिया, और वो शांति से मेरे साथ एक टक देखता रहा, बिकॉज बहुत स्लीपिंग मोड में था। पिक्चर भी लिया है, रखूंगा। तो इसको जरा देखे, उसके लिए क्या था, अवॉइडेंस।
मेरे लिए क्या था? अप्रोच। जिस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता उसको समझे कैसे? भाई एक घर में लिजर्ड है, लिजर्ड छोटा सा है, उसका एजेंडा मुझे खाने का नहीं है, तो उससे मुझे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उसको समझा। अब खुद को समझते हैं, मुझे लिजर्ड का डर क्यों लगा? तो पकड़ में आता है, मेंढक का डर लगता है, चूहे का डर लगता है, छोटे छोटे इंसेक्ट का डर लगता है, कॉकरोच का डर लगता है। अरे क्यों लगता है? लॉजिकली तो डर नहीं लगना चाहिए। तो कहीं मेरे अंदर पहले से पड़ा है, जरा इंक्वायरी करूं। हाँ पप्पा, मुझे क्या बचपन में डर लगता था? हाँ तुझे बचपन में भी लगता था। मेडिटेशन में जाओगे तो बिल्कुल पकड़ में आएगा कि उसकी रूट कहाँ है। कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा है। और वो कैसा रिकॉर्ड है? पहली बार आपने जब ऐसी चीजों को कन्फ्रंट किया, आपके लिए वो ऑब्जेक्टिवली केवल चीज थी, उसी समय आपके पिता माता भाई बहन कोई बोले ये जो हो कर ली ना जाए, खत्म बात। ये डर का इंप्रेशन गया। अगर उसी मंगल वेला में उनके बोलने के बाद आप कहते कैसे, क्यों, कैसे, क्वेश्चन पूछते, तो नहीं डरेंगे। पर ये कब होगा? ये प्रश्न पूछने की घर में परंपरा होनी चाहिए। घर में प्रश्न पूछते हैं तो कहते बग बग ना कर, स्कूल में प्रश्न पूछते हैं तो कहते कल हम जड़ ना पड़े। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न कैसे पूछेंगे? ओके, तो अभी जिस सिचुएशन से हम भागना चाहते हैं, भले एक दो बार भाग भी जाओ, एज पर मीनल थोड़ी इग्नोर भी कर लो, पर ध्यान रहे ये पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई चीजों के साथ आपको तो डेली पाला पड़ता है, राइट? आप कहीं ऐसी जगह अपने घर पे रहते हो कि घर के बाहर कुछ नॉनसेंस एक्टिविटी चलती है, या नॉनसेंस काइंड ऑफ बिहेवियर वाले लोग हैं, गंदी गाली वाले लोग हैं, क्या करें? मैं जहां अभी घर में रहता हूँ तो वहाँ नया नया रहने आया, म्यूनिसिपैलिटी की अच्छी सिस्टम कलेक्शन की, वो कलेक्शन वाले लोग आकर के जाए, उसके बाद मेरे सामने वाले पड़ोसी अपना पूरा कचरे का डिब्बा खाली करे, तो मैं पूरे दिन कचरे को देखूं। मेरी पत्नी को मैंने कहा कि मैंने भाई ये देखा है, तूने देखा? कि बोले मैंने देखा भी, उनको कहा भी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, मेरा कचरा मैं फेंकूं, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तो मैंने कहा फिर तूने क्या कहा? तो मैंने ये कहा कि कचरा वाला डेली लेने आता है, केवल आप आधा घंटा पहले उसको फेंकोगे तो वो फेंका हुआ भी ले जाएगा। डिब्बा ना रखना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो उसके जाने के बाद ही फेंकते हो। बोले मेरी मर्जी। अब इसको कैसे हैंडल करें? मैंने तय कर लिया मैं इसको हैंडल करूंगा। मैं सुबह में उठ के, वो उठे उससे पहले जितना उसने प्रीवियस डे डाला, वो कचरा सब इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में डाल के आऊं। हमारे यहाँ बड़े बड़े बीन होते थे गांधीनगर में, हर एक सेक्टर में 3-4 बीन बड़ी साइज के। तो वो जब उठे तो उसको अपने आंगन में फेंका हुआ कचरा ना मिले। आपको पकड़ में आ रहा है? उसने प्रीवियस डे फेंका है और जिद पर है, तो धीरे धीरे उसको लगे कचरा कहाँ साफ हो जाता है। अब मैं तो सुबह उठता, क्योंकि मैं दिखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसको एहसास कराना चाहता था कि मैं फेंकूं लेकिन कोई तो साफ करने वाला है। वो लेडी भी बड़ी स्मार्ट थी। उसने देखा कि मेरे उठने से पहले हो जाता है ये, तो मतलब वो पहले उठ के ही पहला काम घर के बाहर आकर देखने लगी। तो उसको अंदाज आ गया कि ये 6 बजे से तो पहले ही हो रहा है। वो 7 बजे निकलती, 7:30 बजे निकलती, लेकिन 6 बजे से पहले हो जाता था। एक दिन मैं साफ कर रहा था और दरवाजा खुला और उसने मुझे देख लिया। वो देखती रह गई, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। 9, 9:30 बजे वो घर पे आई, माफी मांगी, रो भी पड़ी, और उसके बाद कभी कचरा नहीं फेंका। ये मैंने फिल्म डायरेक्टर को प्रेरणा दी, उससे एक पूरी फिल्म बनी, मुन्ना भाई MBBS अथवा लगे रहो मुन्ना भाई, मामू गेट वेल सुन। याद आया? उसमें एक लिफ्ट का सीन आता है कि जिसके अंदर वो पिचकारी से खराब करता है दीवार और व्यक्ति साफ करता है। ये मैंने प्रेरणा दी, ऐसी कोई बात नहीं है।
संसार में हर एक जगह इंसान को ऐसे विचार आते हैं, ये केवल मजाक के स्वर में मैंने कहा। तो फिल्म में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ये सीखा हूँ जीसस से। आज नया साल है, सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट। बाइबल में कहते हैं कि जो जो आपको लेफ्ट पर थप्पड़ मारे उसको तुम राइट दो, और राइट पर मारे तो फिर एक जो जमा के ठूसा ठोक दो, क्योंकि ये समझने वाला बंदा नहीं है। यानी अपना प्रोटेक्शन कर लो, मारो ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर फिर प्रोटेक्ट कर लो, उसके दोनों हाथ को पकड़ लो। मार खाना अच्छी बात नहीं है, राइट, क्योंकि तुम बढ़ावा देते हो कायरता को जब मार खा लेते हो, पर मारते नहीं हो तो वो सही में बहादुरी है, राइट। शायद मैंने आपको एक आध बार कहा होगा, मेरे टीचर अरविंद राणा ने मुझे कहा था जब मैं कराटे क्लास में जाता था कि तुम सीख जाओगे, अब तुम्हारे हाथ में पावर है। तुम किसी को जोर से मारोगे उसकी नाक टूट जाएगी, जड़बे पे मारोगे तो जबड़ा टूट जाएगा। इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि तुम मार सको, तोड़ सको, उसी स्थिति पर शांति बनाए रखो और उसको माफ कर दो। जब ऐसी स्थिति बने कि तुम्हारी हड्डी तोड़ने की बात आए, तब अपने स्वरक्षा के लिए इस सभी का प्रयोग करना। मैंने तुम्हें मारने की कला नहीं सिखाई, मैंने तुम्हें स्वरक्षण की कला सिखाई है। सेल्फ डिफेंस की आर्ट है कराटे, वो युद्ध की कला नहीं है। तो सद्भाग्य से इतने साल हो गए किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि आवाज, आंखें, राइट। पिछले एपिसोड में मृगेश को मैंने डेमो करके दिखाया, हालांकि सबको डेमो को मिला था। तो ये सब कला महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो चीज अंदर इकट्ठी हुई है पहले से, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ध्यान से हर एक अब नई इमोशन जो जनरेट हो रही है उसको देखना पड़ेगा। ट्रिगर कहां से आया भाई? शुरू शुरू में पकड़ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पकड़ में आएगा, है। मैं एक गाना गाता हूं, सिर्फ अपने इमोशन को ऑब्जर्व करो। उमरे उभी सांभळो रे बोलवालमना, रे बोलवालमना, घरमा सुती सांभळो रे बोलवालमना, रे बोलवालमना, गामने पादर घुघरा वागे, ઊંઘમાંથી મારા સપના જાગે, ગામને પાદર ઘુઘરા વાગે, ઊંઘમાંથી મારા સપના જાગે, સપના રે બોલવાલમના, સપના રે બોલવાલમના, રે બોલવાલમના, ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલવાલમના। ओवर। आपको कौन सी इमोशन आई? रेज योर हैंड एंड शेयर। उत्पल, जयंत, तुषार, आप हाथ ऊपर कर लो, फिर जय। यस, बारी बारी बोलना ही है, फिर मृगेश। यस। નવરાત્રીમાં ડાન્સ કરતા હોય ને એ વખત જે આપણને ઉત્સાહ આવતો હોય એવો ઉત્સાહ આવ્યો। गुड। सो आप आइडेंटिफाई कर सके कि गाने के साथ नवरात्रि और डांस का कुछ पड़ा है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। मेरे लिए ये नहीं है, मैं बता दूं आपको, मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं है ये गाना। एनीवे, नेक्स्ट तुषार। सर हैप्पीनेस सडनली याद आई, और सेकंडली कि सर प्रीवियस ईयर हमारी नवरात्रि नहीं हो सकी वो याद आया एक। ओके, गुड। देन थर्ड जय। મને સોંગ સાંભળીને અત્યારે મારા પત્ની પિયર ગયા છે એમની યાદ આવી ગઈ। ओके, गुड। संभावना है पत्नी ने गाया होगा, संभावना ऐसे माहौल में गाया गया होगा। करीब 25 साल पहले मैंने जंगल में ये गाना पहली बार गाया था। उसके बाद मेरा डीसा जाना हुआ, डॉक्टर विनोद पटेल, आंख के डॉक्टर को मिलना हुआ। और वो कैसे? मेरे मित्र ने कहा कि विनोद भाई तुम्हें याद करते थे, तो मैंने कहा चलो मिलने जाते हैं। जब मैंने दरवाजे में एंट्री की, डॉक्टर खड़े हुए और ये गाना गाने लगे। उस दिन पहाड़ों में ट्रैकिंग में मैंने गाया था, उनको इतना याद था कि मुझे देखते ही गाना गाने लगे।
ओके, मैंने पहली बार इसको एज ए कविता पढ़ा और दूसरी बार मैंने आकाशवाणी रेडियो पर से उसकी धुन सुनी और मैंने जरा अलग धुन से इसको गाना शुरू किया। कालनी जुदाई गोफण घाली विंज शुरेलोल वाळने वेले वालोल पापड़ी वीण शुरेलोल विंजता पवन अडशे मने वीणता गवन नडशे मने नडशे रे बोलवालमना नडशे रे बोलवालमना रे बोलवालमना। देखो जंगल की बात है, पवन, पवन गवन यानी कपड़ा। तो मेरे लिए अलग है, उत्पल के लिए अलग है, तुषार के लिए अलग है, जय के लिए अलग है। नाउ आई एम क्यूरियस टू लिसन ब्रुगेश। यस, ये गाना एक बार नवरात्रि में बज रहा था, हम डांस कर रहे थे, तब बारिश हुई थी, तो इसलिए मुझे वो सीन याद आ गया। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है बेटा, आप चारों लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन किया है कि आपको इमोशन के साथ कुछ जुड़ाव है, वो दिख गया। एक चीज कयामत सी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देखा तो मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। ये चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को, पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, है चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। थैंक यू। बताइए, न्यू वॉलेंटियर, अलग 4 वॉलेंटियर। यस भावेश। સર, हाँ, દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીમાં રાયલામાં તમે મારા માટે છેલ્લા દિવસે સોંગ ગાયું હતું. हाय हाय, तेरे को याद आ गया। હા, कईयों को इसके साथ ये लगा होगा कि लड़की को देख के गाया जा रहा है, राइट। अब इस भावेश को देख के मैंने गाना गाया, तो ये इसके लिए तो लाइफ टाइम मेमोरी है। वेरी गुड। जयपाल। ગામડે એક વૃદ્ધ દ્વારા 4 ઝૂકની વાણી આવે, તમને ખ્યાલ હોય તો કે આવું આવું થશે એમ, એ સાંભળ્યું એટલે એ શબ્દ સાચા થતા એવું લાગે છે। चलो, इसको गांव याद आ गया। और कोई भाई जिनको? यस मृगेश, देन पूजा। આ સોંગ ઉપર મારા ફાધર છે ને બહુ ડાન્સ કરે છે, જ્યારે પણ આવતું હોય ને એનું ફેવરેટ સોંગ છે, એટલે મને તરત જ એ સીન યાદ આવી ગયો। ઓકે, તો પછી અમે બી ભેગા થઈએ તો પછી આખું સુરત માથે લેશું। वेरी गुड। फिर कौन कह? या चिन्नू काका, देन अर्ज। આ જે સોંગ છે એ અમારો સ્વાધ્યાયમાં એક ભાવગીતમાં આવે છે, ભગવાનનું ઉદ્દેશ્ય બે સેમ છે। बहुत सरस, कितना बढ़िया। सर्जन प्रभु हूँ तारू। अभी देखो इन्होंने भगवान की बात करी है, तो पूजा थोड़ा वेट कर लो, मैं दूसरी पंक्ति गाता हूं। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूजवे रूपे अनंत भासे, देह देव तू। तो देखिए, वहां पूरे अखिल ब्रह्मांड में जो वर्णन है वैसा ही इसमें भी है। अभी मुझे एक गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसे शब्द है कि धरती यशोदा, धरती मैया और काना कृष्ण के पर है। मैं बाद में ये गीत आपको कह दूंगा। पूरी कल्पना ये है कि सुबह हो रही है, ज्योति कलश छल के, इसमें ये पंक्तियां हैं जिसमें ये यशोदा और कृष्ण का सिंबॉलिज्म है, ये धरती और सूर्य के बारे में। एनीवे, गुड। पूजा।
यस सर। सर इसके पहले जो प्रीवियस लाइफ स्किल थी उसमें भी एक बार ये सॉन्ग आपने गाया था, वो तो मुझे इसकी याद आ गई। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, थैंक यू पूजा। अर्च? यस सर, वो सॉन्ग में शम्मी कपूर जी की अदाएं बहुत ही बढ़िया थी। और एक और बात, जुल्फों की बात आई तो हम जब लास्ट माउंट आबू ट्रैक में गए थे तब भारत माता की मूर्ति के सामने आपने वो वाली एक मतलब एक शायरी बोली थी कि वाड़मा तेल तो ना वो उन्हें घायल करे। अभी यहाँ किसी के खुले नहीं है, नहीं तो मैं बोल दूं। एनीवे, चलिए, तो आई थिंक काफी मैंने इसमें डिटेलिंग किया है, अब इसको समेटता हूं। हमारे सामने कोई बाहरी गीत, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई लिजर्ड, कोई घटना, कोई आवाज, कुछ भी होता है तो उसी एकदम सुपर फास्ट स्पीड के अंदर हमारे अंदर से इमोशन आता है। ये पहले पकड़ में आ रहा है? ओके। और हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे आप डेली बस से ट्रैवल कर रहे हो, वो बस टाइम पे आ गई, आप लाइन में खड़े बैठ गए, उसके लिए कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि अब ये डेली हो गया है, रूटीन हो गया है, और इसके लिए इमोशन को बहाने की, बह निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। पर 9:15 का टाइम है बस का, 9:25 हो गई है। आप अगर आज ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसी कोई स्थिति है, तो बस को देखते ही आपके अंदर इमोशंस का फ्लो है। उसके पहले भी है, बाद में भी है, और अगर टाइम पे आ गई तो एक और इमोशन भी है, क्योंकि आपने ऐसा तय किया कि 9:30 तक आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुशन है मेरे पास, तो यू हैव ए रिलीफ, राइट। लोग घर से चलते हैं, रेलवे का रिजर्वेशन किया है, उनके मन में है कि सीट अगर बारी के पास मिले तो अच्छा। जैसे सीट को देखते हैं, एकदम बारी के पास मिल गई है, एकदम इमोशन ट्रिगर होता है। ये सबका अनुभव रहा होगा। अब ये बारी के पास क्यों भाई? क्यों बारी के पास का कोई फायदा है ना? ये सब कंस्ट्रक्ट है, इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशली हम इसको बार बार सुने हैं, और इसके साथ हमारा मन में कुछ अच्छे स्पंदन गए। कैसे? जैसे खिड़की के पास, बारी के पास बैठे, ठंडा पवन आया, अच्छा लगा। गर्मियों में ट्रैवल कर रहे थे तो और अच्छा लगता है, देखने को मिलता है, कुछ देखने का अच्छा लगा, तो फिर सेट हो जाता है कि बारी के पास बैठ के अच्छा। सुबह 5 बजे का समय, मेरे मामा का बेटा नयन बारी के पास बैठा है, क्योंकि वो छोटा है, तो हम चले, गर्मियों के दिन थे, तो वैसे भी कितना पसीना सुबह भी होता है। मैंने कहा तू बारी के पास बैठ, मैं उसके साथ बीच में बैठा। अब बस में ज्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी, 3 की सीट थी, लेकिन हम 2 ही बैठे थे। बराबर ध्यान से सुनिएगा, मैंने समय बताया सुबह का 5 बजे का। तो अभी इतना उजाला नहीं हुआ था, बस चल पड़ी। वी वर गोइंग अमरेली। अभी जैसे अहमदाबाद के आउटस्कर्ट में से जैसे बस निकली होगी, मेरे मन के अंदर अपसेट होने लगा, और वो अपसेट को मैं समझ नहीं पाया क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा नयन तू खिसक के अंदर आ जा। मैं सीट के एंड पर पहुंच गया, नयन को जबरदस्ती मेरे बाजू में ले लिया, और उसी 1 मिनट के बाद वहां सामने से ट्रक आया, ड्राइवर की कैबिन को फाड़ते हुए, जहां नयन बैठा था वहां तक की सीट को उखाड़ते हुए ट्रक घुस गया, और हमें खरोंच तक नहीं आई। अब बताओ, बारी के पास बैठना, अब मैंने आपके लिए नया कंस्ट्रक्ट किया है, बारी के पास बैठना अच्छा ही है ऐसा थोड़ी है। तो क्या मैं बारी के पास नहीं बैठता? मैं हमेशा वही सीट बुक करता हूँ। अब तो बहुत अच्छा है, ट्रेन में मालूम भी पड़ता है, राइट। मैं तो यहाँ तक कि पैसेंजर को रिक्वेस्ट करके कहता भी हूँ, क्योंकि बाहर प्रकृति का नजारा देखना है। पर यह बिल्कुल मालूम है कि सीट नहीं मिली तो इसका कोई इमोशनल ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है कि ओ बड़ा अफसोस हो गया, क्योंकि मेरे लिए और सच्चाई जिंदगी में से घट चुकी है कि कभी नहीं मिली तो भी ठीक, मिली तो भी ठीक। ओके, अभी एक पंक्ति गाता हूं, आपने पुराने लोगों ने सुनी है। साधो वो नर हमको भावे, सुख और दुख में
आनंदमय रहवे, हरदम हरि गुण गावे, साधो वो नर हमको भावे। सुख और दुख में आनंद में रहे। तो सुख अलग, दुख अलग, आनंद अलग। क्या है? आनंद इज ए चॉइस। सुख इज ए खिड़की के पास सीट, दुख इज ए खिड़की से दूर सीट। तो खिड़की के पास सीट मिले या दूर मिले, इट्स ओके। ये कितनों को समझ में आया? कभी खुशी कभी गम। चलिए, लेट आई एम टेकिंग यू टू प्रेजेंटेशन। ये स्लाइड आपने लास्ट टाइम देखी थी, सेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ में दो काम, एक रिकग्नाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरे की इमोशन को एक्नॉलेज करना और उसको अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, वो ऐसे हेल्प करना। इसको और डिटेल करता हूं। देखिए, टेक्निकल शब्द प्रयोग है डैनियल गोलमैन का, इमोशनल इंटेलिजेंस में से मैंने लिया। पहले अंदर वाले चार देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, देन सोशल अवेयरनेस, खुद के बारे में सभानता, दूसरों के बारे में सभानता, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये चारों को, ऊपर जो चार बॉक्सेस दिखाए हैं उसको देखो। सेल्फ अवेयरनेस में क्या है भी? नो योर ओन इमोशन। तो आने वाली जो स्किल आएगी भविष्य में, वो सेल्फ अवेयरनेस की मैं डेडिकेटेड स्किल लेने वाला हूं। सोशल अवेयरनेस में रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, दूसरों की इमोशन को समझना, रिकग्नाइज भी करना, वो गुस्से में ऐसा महसूस कर लेना, और वो क्यों गुस्से में, उसकी भी समझदारी हो जाना। कई बार क्या है, गुस्से में है वो तो समझ में आता है, लेकिन क्यों वो नहीं आता, और यहीं पर सब गड़बड़ी है। आज मैंने जितना भी डिटेलिंग किया है, ये क्यों पर किया है। क्यों हमारी इमोशन ट्रिगर होते हैं? क्योंकि कोई भूतकालीन इंप्रेशंस पड़ी है। नीचे देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज योर ओन इमोशन एंड मोटिवेट योरसेल्फ। ये मोटिवेट योरसेल्फ क्या है? अपनी खुद की इमोशन को मैनेज करते हुए जो करना है उसी दिशा में अपने आप को ले जाना, जैसे एक्सप्रेस करना है, जैसे बहना है या नहीं बहना। एंड फाइनली सिमिलर थिंग फॉर अदर, मैनेज रिलेशनशिप एंड अदर्स इमोशनशिप। अभी उसकी इमोशन को एक्नॉलेज करके हेल्प करने की बात तो वही है, लेकिन थोड़ा और डिटेलिंग। और ये कितना खुलता है, देखिए हम पहले केवल सेल्फ वाला ले रहे, जहां मेरा एरो घूम रहा है उसको देखिए। सेल्फ अवेयरनेस से दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। ये अवेयरनेस है, ये असेसमेंट है, और ये दोनों मिलके बनता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कैसे? आज तक आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारा पढ़ा लिखा सुना होगा। यहां ये कहा जा रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ असेसमेंट, उससे बनता है कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस है अवेयरनेस अबाउट द इमोशन। अब देखिए, कॉन्फिडेंस चीज है जिसके अंदर मैं ये निश्चित कर पाऊंगा। ये तो सबको क्लियर है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट? ऐसा सबको, जब अपने अपने व्यवसाय में, अभी जैसे खुशी पढ़ रही है, उसको सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो गए तो क्या, अरे इस पेपर को तो मैं हैंडल कर लूंगी, कॉन्फिडेंट। तो उसने क्या दो चीजों को देखा, अपने अंदर देखा, अपनी उस सब्जेक्ट के बारे में इमोशन, क्या भागने की है, अवॉइडेंस की है, कि अप्रोच की है। पकड़ में आ रहा है? पहला कंपोनेंट, सामने कोई भी स्थिति में आप इसको फेस कर लोगे, वो इस चीज से आता है। जयेश और धर्मिष्ठा, विशेष ध्यान से मुझे सुने, जीवन विद्या और कुछ नहीं है, स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का विवेक और विज्ञान। खुद के बारे में स्पष्टता हो जाए पूरी की पूरी, और फिर असेसमेंट हो जाए, सेल्फ के बारे में क्लैरिटी हो जाए। 26 जनवरी भूकंप हुआ था गुजरात में, हाँ या ना? यस, हुआ था। हम है इसीलिए क्या, अभी 3-4 लोग भूत स्वरूप में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं,
तो उनके लिए हुआ है, भूकंप हुआ है और हुआ था। ये कितनों को याद रहता है? हम जिंदगी को पोस्टपोन करते रहते हैं। प्रीवियस एपिसोड मिनल, मैं तुम्हारे मुंह से ये चाहता था, मैंने रहस्य बता दिया था, वो तुम चुप गई। एपिसोड की लिंक फिर से भेजता हूं, देखो मैंने कहा था कि एपिसोड तो बहुत आगे चलने वाला है, लेकिन ये एक सेंट्रल चीज है। ओके, वैसे आ गया है लेकिन इस लाइन नहीं आई। जिंदगी अभी और इसी वक्त है कि बाद में है? कहां से शुरू हुआ था एपिसोड? याद है किसी को गाना? किसको याद है? कैसे आप पार्टिसिपेट करते हो? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। याद आया? मैंने ये आपको साइंटिफिकली समझाया था कि तेरी और मेरी इसी मोमेंट पर कहानी है, क्योंकि जिंदगी हियर एंड नाउ है, जिंदगी अभी और इसी वक्त है। फ्यूचर के लिए अपेक्षाएं हो सकती है, भूतकाल की यादें हो सकती है, लेकिन दोनों होता तो अभी इसी मोमेंट पर है। जिंदगी में केवल वर्तमान काल है, कोई भूतकाल भविष्य काल नहीं है, केवल शब्द प्रयोग है। तो जिंदगी अभी इसी वक्त है। तो फिर खुराक को खाने में कोई रात का थोड़ी इंतजार करता है, कोई सुबह का थोड़ी इंतजार करता है, खा लिया। ये मैं जनक मुनि से सीखा हूं। जनक मुनि की बात करके आज की बात समेटूंगा। प्रसंग में कोई पात्र आगे पाछे हो जाए चिंता मत करना, फिर स्टोरी को पकड़ना। जनक महाराज, सीता जी के फादर, बैठे थे सभा में, कुछ एक मुनि मिलने आए, और इतनी बड़ी मात्रा में मिलने आए तो उन्होंने अपने अनुचर को आज्ञा दी। तो जनक महाराज खेस पहनते थे और खेस बड़ा लंबा रखते थे, तो अनुचर ने पूरा खेस सभी को लपेट लिया, और जनक मुनि ने जनक राजा ने उसके पकड़ लिया सिरे को, छोर को, एंड को पकड़ लिया। तो ऐसे उन्होंने सभी को गले मिले। बाद में वो रख दिया खेस और एक एक को गले मिले। तो किसी मुनि ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले मैंने ऐसा इसीलिए किया कि क्या मालूम कि मैं एक को मिलता जाऊं और बाद में मैं ना रहूं तो इतनों को मिलने का रह जाए। तो पहले सबको एक साथ मिल लिया, अब बारी बारी एक एक को मिल जाऊं। उस समय मैं 7वीं कक्षा में था, भागवत की कथा चल रही थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो कथा सुनने गया था, और ये जनक राजा की ये कहानी मेरे मन के अंदर उतर गई। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जिंदगी अभी और इसी वक्त है। दोस्तों, आज नए साल की विशेष शुभकामना आपको इसलिए देना चाहता हूँ। 2020 में हमने काफी लोगों को खोया है, राइट। आज हम इस 1 जनवरी को देख रहे हैं क्योंकि हम बच गए। बचने की बहुत सारी वजह है, कोरोना तो केवल एक ही है, राइट। अकस्मात हो सकता है, बीमारी हो सकती है, अननोन रीजन भी, हम बच गए, दैट्स ए गुड न्यूज। हम जिंदा है। हम कितनों की जिंदगी बन सकते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो, राइट। हम जिंदा है, हम कितनों के लिए जिंदगी बन सकते हैं। हम कंबल बन के जिंदगी बन सकते हैं, हम ट्यूशन की फीस बन के जिंदगी बन सकते हैं, हम एक टी शर्ट बन के जिंदगी बन सकते हैं, हम एक भाजी पाव की डिश बन के भी जिंदगी बन सकते हैं। और ये बनने के लिए हमें और कुछ नहीं करना होता है, केवल ध्यान देना होता है, केवल ध्यान देना होता है आसपास क्या हो रहा है। तो आपकी सभी की जिंदगी में मंगल रहे, शुभ हो, कल्याण हो, पूरा साल बहुत खूबसूरती से चॉइस वाली इमोशन के साथ बीते। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।